बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद कश्मीर इशू के ऊपर जो पाकिस्तानी कौम का स्टांस है, पाकिस्तानी कौम का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है, उसको बयान करना और ये बताना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट शहीद भुट्टो के ज़माने से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से लेके आसिफ जरदारी साहब के दौर से लेकर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौर में ये समझती है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हक़ राय दही का मुकम्मल हक़ हासिल है और भारत की मोदी सरकार ने बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और इंटरनेशनल लॉज जो मुसल्लमा लॉज हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए जिस तरीके से इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज जो इक़दामात कश्मीर के हवाले से उठाए थे उसकी हमने हमेशा मज़म्मत की है। हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों की वायलेशन है, वो इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है। जिस तरीके से कश्मीर में मोदी सरकार ने अपने मज़मूम मक़ासद को पूरा करने के लिए कश्मीर को बंद किया हुआ है, कश्मीरी आवाम के ऊपर मज़ालिम ढाए हुए हैं, उसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं और इस सिलसिले में अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर आज वज़ीर आला हाउस में एक वॉक मुनक्किद की गई थी जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध, पाक फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ब्यूरोक्रेसी और वज़रा ने शिरकत की और एक बार फिर इस बात का इआदा किया कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरी जो करोना वायरस के हवाले से सिचुएशन है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है कि आज सुबह के अखबारों में अगर आप नज़र डालें जो लेटेस्ट पोजीशन है करोना वायरस की वो ये है कि 9% पॉजिटिविटी तनासब पाकिस्तान भर में पहुंच गया है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं हमने चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, सिंध हुकूमत जल्दबाजी में फ़ैसला कर रही है, सिंध हुकूमत गलत फ़ैसले कर रही है, आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि वो बात जो हम एक हफ़्ते पहले कर रहे थे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है, अगर बर वक्त फ़ैसले ना किए तो ये किसी वक्त भी जो डेल्टा वेरिएंट है ये आग की तरह फैल सकता है। हमारी बातों का मजाक उड़ाया गया, हमारी बातों के ऊपर तनकीद की गई। मैं आज उन तनकीद करने वालों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 9% जो पॉजिटिविटी का तनासब है क्या इत्मीनान बख्श है? अभी भी आप यही कहेंगे कि सिंध हुकूमत ने जो फ़ैसले किए थे वो गलत थे? पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में, और ये 9% का जो मैं तनासब बता रहा हूँ, ये पिछले कई महीनों में एक बहुत बड़ा नंबर है। पिछले 24 घंटों में 60 अफराद पाकिस्तान में अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। ये NCOC के फिगर्स हैं।
یہ نمبرز آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ سچویشن کتنی تشویشناک ہے، سچویشن کتنی خطرناک ہے۔ اگر ہم نے بر وقت فیصلے نہیں کیے، اگر ہم نے آج ذمہ دار طریقے سے اپنا کام نہیں کیا، میں ایک بار پھر ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے، جن کا کام صرف منفی سیاست کرنا ہے، جن کا کام سندھ کے حوالے سے کوئی چائنا کٹنگ کا منصوبہ کرنا ہے، سیاسی چائنا کٹنگ، میں سمجھتا ہوں ان کو کووڈ کے ایشو کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ ان کی ساری پالیسی اس وقت جو ہے، ساری حکمت عملی اپنی قوم، اپنی عوام کو اس وائرس سے بچانے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت اپنی عوام کو، اپنے بسنے والے شہریوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے متحرک انداز سے کام کر رہی ہے، پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہی ہے، اور ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہم سندھ بھر میں اور ویکسینیشن سینٹرز کھول رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو ویکسین لگوانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے ویکسین لگوا سکے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبہ سندھ میں 2,90,000 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ 4 اگست کو صوبہ سندھ میں 2,90,000 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ یہ سب سے بڑا فگر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے 6-7 روز پہلے لوگ ویکسین کے اوپر اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے، وہ ویکسین لگوانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اور ڈیلی یومیہ کوئی 50-60 ہزار لوگ ویکسین لگواتے تھے۔ وہ نمبر 50,000 سے بڑھا کے 6 گنا ان 6 روز میں ہم نے تقریباً 3 لاکھ تک پہنچایا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت صرف لاک ڈاؤن، صرف بندشوں، صرف سختی کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہے۔ سندھ حکومت لوگوں کو احساس تحفظ فراہم کرنے کے لیے میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائس کے مطابق ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنا رہی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی ہے۔ 1.5 لاکھ ہمارے 7 ضلعوں میں۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، ایسٹ میں لگوائی گئی ہے، سینٹرل، اور یہ نمبر انشاءاللہ جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ نمبر 2.5 لاکھ کراس کرے گا، نہ صرف 2.5 لاکھ کو کراس کیا بلکہ 2,90,000 پہ پہنچا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو 3 لاکھ کراس کریں گے آج۔ ہم یہ نمبرز کیوں ایکسیڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جگہ جگہ ویکسینیشن سینٹرز کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ کل کراچی شہر میں، جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا، ہمارے جو موبائل ہاسپٹلز ہیں، جو موبائل وینز ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا، اور کراچی کے مختلف مقامات پر ان وینز کو موو کیا گیا تاکہ لوگ اپنی نیبرہڈ میں بیٹھ کے آسانی سے ویکسین لگوا سکیں۔ اور میں نے خود کل انچولی کا وزٹ کیا جہاں پر وہ موبائل وین کام کر رہی تھی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 مقامات پر یہ موبائل وین کام کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 2 مقامات پر کام کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 2 مقامات پر یہ وین کام کر رہی ہے۔ تقریباً کوئی 12 موبائل وینز ہیں جو کہ کراچی میں اس وقت فنکشن کر رہی ہیں، اور اس کے مثبت اثرات آ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی شہر کے اندر 1.5 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کیا۔ میں سندھ میں بسنے والے تمام شہریوں کا شکر گزار ہوں، میں تمام انتظامیہ کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کا شکر گزار ہوں کہ کس طریقے سے وہ محنت کرے، اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو کنونس کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیے، ماسک پہنیے اور ویکسینیٹ کرائیے۔ میں کراچی کے علاوہ آپ کو سانگھر کی مثال دینا چاہوں گا۔ ڈیلی 11-12 ہزار افراد کا سانگھر کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے، عمر کوٹ میں ہو رہی ہے،
मीरपुर ख़ास में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, सिंध के हर ज़िले में इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया 1.5 लाख कराची ने टच किया और तकरीबन 1,40,000 अंदरूनी सिंध के बाकी ज़िलों ने टच किया। और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह इस नंबर को 3 लाख से क्रॉस करके हम और मज़ीद बढ़ाएंगे। इस काम के लिए हमें मीडिया के ताउन की ज़रूरत है ताकि वो जो लोगों को कन्विंस करने का प्रोसेस है उसको जारी और सारी रखें। एक आम आदमी की मदद चाहिए कि वो लोगों को कायल करे कि हुकूमत वैक्सीन आपको प्रोवाइड करी है, जगह जगह आपके लिए आसानी पैदा करने की हद्दुल इम्कान कोशिश हो रही है। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उनको एड्रेस किया जा रहा है और इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ में मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जहाँ वैक्सीनेशन के नंबर बढ़ रहे हैं, जहाँ कोरोना वायरस की जंग में पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ महंगाई इस मुल्क में जिस तरह बढ़ रही है, इस वक्त एक आम आदमी परेशान है कि वो किस तरीके से कोरोना वायरस का भी मुकाबला करे। और ये जो अवाम दुश्मन पीटीआई की हुकूमत है, इसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो इस वक्त महंगाई हो रही है, उसको कैसे फेस करें। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं एक फिगर कोट करना चाहूँगा कि 1.4% जो एसेंशियल आइटम्स है ना, आपके फूड आइटम्स, उसमें पिछले एक माह में यानी कि जून के मुकाबले में जुलाई में 1.4% इजाफा हुआ है। 1.4% एसेंशियल आइटम यानी कि जो गरीब आदमी, एक आम आदमी रोटी, चावल, दही, दूध, एक आम आदमी, मजदूर, किसान, मीडिया वर्कर, तमाम लोगों को जो चीज़ हिट करती है उसमें इजाफा हुआ है। आप सब जानते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर कीमतों को, जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले एक माह में तकरीबन कोई 7.5 से 8 रुपए शायद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ ये कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो दाल भी महंगी होगी, दूध भी महंगा होगा, चावल भी महंगा होगा, रोटी भी महंगी होगी। और इसी वजह से आपको नज़र आता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि बार बार वफाकी तर्जुमान कहते हैं कि कीमतों को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सूबों की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, यहाँ तो इन लोगों की हुकूमत है। क्यों कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही? कीमतें इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि आप जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, मिट्टी की तेल की कीमत बढ़ाएंगे, एलपीजी की कीमत बढ़ाएंगे, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपके जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसके ऊपर भी आएगा। और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में आप ये तो कहते हैं कि कराची में कीमतें कंट्रोल नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। इस्लामाबाद में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर लाहौर के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, पेशावर में, कोयटा में बढ़ रही हैं, मुल्तान में बढ़ रही हैं, फैसलाबाद में बढ़ रही हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म साहब जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठ के किसी अपने कैमरामैन के साथ इस्लामाबाद की दुकानों का विज़िट करते हैं, इसकी भी तारीख़ में आपको मिसाल नहीं मिलती कि एक आम आदमी की मुश्किल का अंदाज़ा वो इम्पोर्टेड गाड़ी में बैठ के अपनी वीडियो बनवाते हुए वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आम आदमी इस वक्त मुतमईन है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप सड़क पर निकलें, राजा बाज़ार जाएं, अपारा मार्केट जाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक आम आदमी को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आपकी प्रायोरिटी
इस महंगाई के जिन को काबू करना नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आज भी सिंध को काबू करना है। आज भी जो अपने मंसूबे आप लोग बनाते हैं, उस मंसूबों का महवर यही होता है कि किस तरीके से हम सिंध के ऊपर काबिज हो जाएं, और सिंध पर कब्जा करने के लिए वो लोग जो कि माजी में सिलेक्टेड थे, जिनको सिंध की आवाम ने बारहा रिजेक्ट किया और वो अब रिजेक्टेड हैं, और रिजेक्शन की वजह से वो डिजेक्टेड थे, यानी कि माजी के सिलेक्टेड, बाद में रिजेक्टेड और अब डिजेक्टेड, उन लोगों के साथ आप बैठ के सिंध के लिए मंसूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपको मीटिंग करनी है तो आवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आपको मीटिंग करनी है। आप कहते हैं ना मुझे गरीब आदमी का बड़ा एहसास है, पीटीआई वाले कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपको गरीब आदमी को रिलीफ देनी है? जो 8 साढ़े 8 रुपये आपने पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक माह में इजाफा किया है, उन कीमतों में इजाफे को आप ख़त्म कर दें, एक महीने पहले की पोजीशन पर ले आएँ, आप महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा कामयाब हो पाएंगे, गरीब आदमी को रिलीफ देने में थोड़ा सा कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इस बारे में कोई मीटिंग नहीं होती, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती। अफसोस सद अफसोस। जी कोई सवाल जवाब है तो बताइए। ये बताइएगा बीर साहब कि आपने कहा कि सिंध हुकूमत को काबू करने का, सिंध हुकूमत जिन है जिसको काबू करने की कोशिश की जा रही, और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म उन लोगों को जिनको आपने रिजेक्टेड कहा और आप डिटेक्टेड हो गए, उनके साथ बैठकर वज़ीर आज़म कह रहा है कि सिंध में मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन मरकज़ करेगा। क्या जुए के अड्डे पर वज़ीर आज़म छापे मरवाएगा? अच्छा, शायद पीटीआई को एक्सपर्टीज़ है मंशियात के हवाले से, शायद वो जानते हैं चीज़ों को ज़्यादा, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मंशियात को माजी में इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि नून लीग के एक लीडर को गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम लगाया मंशियात के हवाले से, और बड़ी कस्में खाई गई, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आखिर में अदालत के अंदर कुछ साबित नहीं हुआ, और उस शख्स को पाबंद सलासल रखने के बाद आपने आखिर में अदालत ने उसको छोड़ा। तो आप क्यों बार बार इस तरह की साजिशें करने की कोशिश करते हैं? क्यों? आपको नज़र नहीं आता कि इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, उसको हम तो सूबा सिंध में कंट्रोल कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आता इस्लामाबाद में, आपके इस्लामाबाद में जहां आपकी डायरेक्ट हुकूमत है, वहाँ पर नूर के साथ क्या होता है, किस तरह की बेईमाना कार्रवाई कर दी जाती है? क्या वज़ीर आज़म को नहीं पता कि कल रहीम यार खान में क्या हुआ है? क्या वज़ीर आज़म को नहीं पता कि पिछले दिनों डेरा गाजी खान के कच्चे के डाकुओं ने क्या किया था? खुदारा हुकूमत को आईनी अंदाज में चलाएं, आहनी अंदाज में ना चलाएं। हुकूमत आईने पाकिस्तान इख्तियारात को बड़ा क्लियरली मेंशन करता है कि वफाक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सूबे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह माजी में आपने नैब के ज़रिए और FIA के ज़रिए यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है 3 सालों में, और आप नाकाम हुए, आपने देखा कि उस विक्टिमाइजेशन ने ना सिंध के लीडरान की और ना सिंध के अवाम के हौसले ख़त्म कर पाई, तब आपने कहा कि मैं नैब के साथ FIA के साथ ANF को भी इस्तेमाल करूँगा इस काम के लिए। वज़ीर आज़म साहब, आपको मीटिंग करनी है तो लोगों को रिलीफ देने के हवाले से मीटिंग करें। आपको मीटिंग करनी है तो कराची की आवाम से जो आपने वादा किया था 162 अरब रुपए का और बाद में 1100 अरब रुपए का, उसके हवाले से बताइए कि कब वो तमाम चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि अभी तक जो आप इफ्तिताह कर रहे हैं वो तो माजी की हुकूमतों के स्टार्ट किए हुए मंसूबों का कर रहे हैं,
और अगले भी कुछ दिन में जो इफ्तिताह करेंगे वो भी वही इफ्तिताह होंगे जो कि मादी की हुकूमतों ने स्टार्ट किए थे। अच्छा, आपने जिक्र किया महंगाई हो गई है, वफाकी हुकूमत तो कहती है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कारों की फरोख्त हुई है, आम आदमी बड़ा खुशहाल है, सारी कारें आम आदमी खरीदा, महंगाई है कहाँ पर? पाकिस्तान का मजदूर अब गाड़ी खरीद रहा है, पाकिस्तान का किसान अब गाड़ी खरीद रहा है, क्या पाकिस्तान का मीडिया वर्कर अब गाड़ी खरीद रहा है? अगर गाड़ियां कोई खरीद रहा है तो वो एटीएम जो हैं इन लोगों की, वहीं पैसे की रेल फेल है जो इतनी ये लोग माशाल्लाह अरबों रुपए की टीके लगाते हैं पाकिस्तान की मईशत को, जिसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। वज़ीर आज़म साहब, आपको लोग मिसगाइड करते हैं। जनरल मुशर्रफ भी इसी तरह की बात करते थे कि मेरे दौर में इतनी गाड़ियां बिक गई, इतनी मोटर बाइक्स बिक गई, कितनी खुशहाली आ गई। ये बैरोमीटर नहीं होता, ये बेंचमार्क नहीं होता, बल्कि मादी की हुकूमतें जब स्टॉक एक्सचेंज की भी मिसाल देती थी ना, तो आप लोग कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर नहीं होता। मैं आपको कहूँगा प्लीज़ चले जाइए F6 F7 की मार्केट, आपारा मार्केट चले जाइए, राजा बाज़ार चले जाइए, कराची आ जाइए, लियाकताबाद चले जाइए, आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के आम आदमी आपकी पैदा करदा महंगाई में पिसे हुए हैं। जो इस्तेहसाल एक गरीब आदमी के साथ, मिडिल क्लास के साथ आपके दौरे हुकूमत में, आपके इख्तदार में हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और बजाय इसके कि आप उनको रिलीफ दें, आप कहते हैं गाड़ियाँ महंगी हो रही। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा, पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, उस गाड़ी में लोग पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? वो गरीब आदमी मोटर बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? तो ज़रा खुदा का वास्ता है, अपनी बातों में तो एहसास है, अपने ऐलानात में तो एहसास है, अपने काम, अपनी काविशों में, अपने इक़दामात में एहसास पैदा कीजिए। तो ये शो कर रहा है ना कि एफआईए को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो शो कर रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हरकत के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन सियासी यतीमों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं, उनको चाय पिलाएं। अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब, जो कि थर के एक ज़माने में बादशाह कहलाए जाते थे, वो 2013 में हारे, 2018 में हारे, फिर 2020 में उमरकोट का रुख किया उन्होंने और उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों हार गए ना। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ना, हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग कह रहे हैं कि जी कराची को कोरोना की वजह से आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्यों ना वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दें। बड़ा एहसास है उनको, लोगों का बड़ा एहसास है, मेरे कराची का, उनको, हमारे कराची वालों का, तो कर दें आफत ज़दा डिक्लेयर। वज़ीर आज़म वो आदमी है, जब सैलाब आया था ना सूबा सिंध में, जब उमरकोट, मीरपुर खास डूबा हुआ था, तो वज़ीर आज़म ने तो वहाँ का रुख नहीं किया। लेकिन मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से पूछना चाहूँगा, मादी में तो आप बार बार हुकूमत छोड़ देते थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और आपने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो यहाँ तो पेट्रोल की कीमतों में एक बार नहीं कई बार इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कराची के हवाले से कई वादे किए, उसने यू टर्न ले लिया। सेंसस के ऊपर आपकी बात नहीं सुनी गई वफाक ने, हमने तो, आप अपने मुकदमे से हट गए, हम पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उस मुकदमे के साथ खड़ी रही और आज भी खड़ी है। सेंसस के ऊपर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। लेकिन हाँ चलें, कल परसों आपने ऐलान किया है कि कराची के टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। हमारे ताजिर भी बार बार आके कहते हैं, सनतकार भी कहते हैं। तो चलें, वफाकी हुकूमत को आप कहें ना
کہ भाई टैक्स माफ़ करो कराची के वरना हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात आपको होते हुए नज़र नहीं आएगी। मैं सुबह सॉलिड वेस्ट के हवाले से मीटिंग करके आया हूँ और इस मामले को, ये जो आज अखबार में ख़बर भी छपी है, इसको मैंने उनके सामने इस इशू को रेज़ किया है। मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्रॉब्लम है और आप सब इस बात की तायीद करेंगे, आप खुद सेंट्रल के रहने वाले हैं, कि जो माजी में सिचुएशन थी उससे बहुत बेहतर सिचुएशन मौजूद थी। कल भी मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह का विज़िट किया जहाँ पर कचरा होता था, आलाइशें होती थी। कल हम गए और मीडिया आपको दिखा सकता है वो वीडियोस कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी जगह, उसको अब ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हाँ, प्रॉब्लम्स कुछ हैं, लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हुकूमती इदारों को काम करने की ज़रूरत है वो काम किया जा रहा है। जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती होती है, ये एक सियासी मामला है, कानून के मुताबिक किया जाता है, तो इंशाल्लाह उसको सियासी अंदाज से, इंतज़ामी इंतज़ाम से हल कर लिया जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा। देखिए, दिन में अगर 3 लाख अफराद को वैक्सीन लग रही है, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। और अगर कराची शहर में 1.5 लाख अफराद को एक दिन में वैक्सीन लग रही है, उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाँ, 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लग रही है। अब होता ये है कि हर जगह को डेली वैक्सीन एलोकेट की जाती है, बिकॉज वैक्सीन को स्टोर करने का भी एक मैकेनिज़्म होता है। हम नहीं चाहते कि वैक्सीन ख़राब हो, वैक्सीन ज़ाया हो। अब वैक्सीन लेट से आपको ये वैक्सीन की 100 खुराकें मिली और आपके पास 200 बंदे आ गए वो वैक्सीन लगवाने के लिए, तो 100 ही लग पाएंगी ना आपको। ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन जगहों पे, जिन जिन सेंटर्स पे इस तरह की डिफ़िकल्टी आई है, बिलखुसूस साइनोवैक के हवाले से, उन सेंटर्स की साइनोवैक की जो डेली की खुराक है उसमें इजाफा करें, सप्लाई में इजाफा करें, ताकि मज़ीद इस तरह की दुश्वारी ना आए। बट प्लीज़ आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 3 लाख अफराद को एक दिन के अंदर सूबाई सिंध के अंदर यही हुकूमत, यही हेल्थ वर्कर्स, यही हेल्थ डिपार्टमेंट वैक्सीनेट कर रहा है और इंशाल्लाह इस नंबर को मज़ीद हम और आगे लेके जाएंगे। जो 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 हाउसिंग वाली बात है, इनका मकसद ही ज़मीन है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक फ़ैसला आया था रेलवे के हवाले से कि वज़ीर रेलवे आए थे कराची गवर्नर हाउस में, उन्होंने शायद रेलवे की ज़मीनों को की बंदरबाट के लिए कोई मीटिंग भी की थी। तो ज़मीन तो वफाक के पास बहुत मौजूद है, सिंध की ज़मीन के ऊपर जो काबिज़ है, पोर्ट कासिम भी है, KPT भी है, रेडियो पाकिस्तान भी है, सिविल एविएशन भी है, पाकिस्तान रेलवेज़ भी है, ज़मीन तो बहुत है। लेकिन अगर आपका मकसद होता गरीब आदमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाना, तो शायद आपके वज़ीर रेलवे गवर्नर साहब के साथ मिल के उन गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम का सोच रहे होते। लेकिन उन्हें मुलाकात किसी गरीब से नहीं की, उन्होंने मुलाकात उन सरमायादारों से की ताकि मुस्तकबिल की सफ़ बंदी हो सके, मुस्तकबिल की ATMs को सिक्योर किया जा सके। जी, ये कर लूँ। वैक्सीन की कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई फ्यूचर प्लानिंग की है खुद से वैक्सीन खरीदने के हवाले से? सिंध को अभी तक वफाक यानी कि NCOC से 89 लाख वैक्सीन के डोजेज़ मिले हैं, जिसमें से 73 लाख हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमारे पास 15 लाख का इस वक्त बफर मौजूद है जो कि हम डेली की बुनियादों पर इस्तेमाल करें, यानी कि 3 लाख अगर हम डेली करें तो अगले 5 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो हम जिस तरह हमको सप्लाई दी जा रही है NCOC की जानिब से, उसकी स्ट्रैटेजी बना के हम आगे बढ़ रहे हैं।
सिंध हुकूमत ने हद्दुल इम्कान कोशिश की है, और सिर्फ हमने नहीं, तमाम सूबाई हुकूमतों ने कोशिश की है कि हम वैक्सीन को प्राइवेटली प्रोक्योर कर सकें, लेकिन कोई भी मुल्क इस वक्त किसी सूबाई हुकूमत के साथ डील नहीं कर रहा, वो वफाक के साथ डील कर रहे हैं। आपको जो इस वक्त वैक्सीन मिल रही हैं वो या तो जो बैनुल अक़वामी फ़ंड कोवैक्स फैसिलिटी है उसके तहत वफाक को वो वैक्सीन मिल रही हैं, एक डोनेशन है वो, या हमारा दोस्त मुल्क चीन जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर से हमें कुछ वैक्सीन ये दे देते हैं। हम डिमांड करना चाहेंगे कि जो वैक्सीन वफाक को कोवैक्स या चीन से मिल रही हैं उसकी रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह बाकी सूबों में हो रही है उसी तरीके से हमें भी मिलनी चाहिए। और हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर वफाक अपने लिए वैक्सीन ख़रीद रहा है तो हम हमारे लिए भी ख़रीद ले, हम वफाक को पेमेंट करने को तैयार हैं, हम वफाक को पेमेंट करने को तैयार हैं अगर वफाक हमें वैक्सीन ख़रीद के देता है। लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत को छोड़ दें, पंजाब में, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन प्रोक्योर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, बिकॉज कोई बैनुल अक़वामी इदारा सूबाई हुकूमत के साथ इंगेज नहीं कर रहा। जी, बताइएगा काबीना में कोई तब्दीली हो रही है, पहले जो दूसरा तब्दीली किए गए उसके कारकर्दगी खराब की आपस में तनाज़ा। दूसरा सवाल ये है मेरा, खुर्रमशेर ज़मान ने कल मीडिया टॉक की थी तो उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव का सबब सिंध हुकूमत है, और कल खुद वो बगैर मास्क के और बगैर सोशल डिस्टेंस के वो मीडिया टॉक कर रहे थे। तो आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। आपका सवाल ही जवाब है कि कोरोना फैल इसलिए रहा है कि ये लोग खुद मास्क नहीं लगाते, खुद SOPs को फॉलो नहीं करते, आवाम को कंफ्यूज करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं और फिर कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोरोना बढ़ा रही है। जो समाजी महफिलें लोगों की हैं, कुछ महफिलें जो कि रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, उसकी ज़िम्मेदारी क्या खुर्रमशेर ज़मान साहब बहैसियत कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट PTI के लेना चाहेंगे? खुर्रमशेर ज़मान साहब का कोई एक स्टेटमेंट या एक काविश बता दें आप मुझे जिसमें उन्होंने कहा हो कि आइए मिलकर काम कीजिए ताकि हम लोगों को कोरोना वायरस की वबा से बचा सकें। इनका काम लोगों को गुमराह करना है, इनका काम लोगों को मिसगाइड करना है, इनका काम लोगों के अंदर इंतशार क्रिएट करना है, बिकॉज PTI इज़ पाकिस्तान तहरीक इंतशार। जहाँ तक आपने काबीना में रद्दोबदल की बात की, ये वज़ीर आला सिंध का इस्तेहकाक होता है, हुकूमत का इस्तेहकाक होता है कि वो अपनी टीम किस तरीके से बनाना चाहे। वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी काबीना के अंदर लोगों को चूज़ कर सकते हैं। सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 99 अरकान हैं, उनमें से तमाम लोग अहल हैं इस ओहदे के लिए, उनमें से किसी का भी इंतखाब किया जा सकता है। तो वज़ीर आला सिंध जो कि हुकूमत के हेड हैं, उनका इख्तियार है तमाम चीज़ें करने का। जब वज़ीर आज़म मुआवने खुसूसी मुशीरान वज़रा को तब्दील करते हैं, उनका एक महकमा चेंज करके दूसरा महकमा कर देते हैं, सुबह को एक वज़ीर होता है, शाम को दूसरा वज़ीर हो जाता है, क्या उसकी ज़िम्मेदारी आप फिर वज़ीर आज़म के ऊपर आयद करेंगे? अच्छा मोहतरम, ये बता दें, आपने तनकीद करी कि वफाक जो है वो मनशियात के नाम पर कोई ऑपरेशन सिंध में करना चाह रहा है, तो सिंध की हालत तो इस वक्त ये है कि गली गली मनशियात बिक रही है, दिहाड़ी से लेकर पेट्रोल तक आप देखें तो सूरत हाल ख़राब है। सूबाई हुकूमत ना खुद कुछ कर रही है, ना उनको कुछ करने दे रही है। 9 अफराद आपके जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको नोटिस FIA वगैरह की इस्तेमाल किया गया है। ये बता दें कि आप लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे, करप्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई आपके क्या उन 9 अफराद के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है? क्या उन 9 अफराद के ऊपर कोई मंशियात का इल्ज़ाम है? अगर है तो बता दें। उन 9 अफराद के ऊपर जो FIA ने ये नोटिस भेजे हैं, जो साइबर क्राइम के हवाले से कोई बात की जा रही है, इसका मंशियात से क्या लेना देना है, इसका करप्शन से क्या लेना देना है? तो खुदारा वो फैसला करें जिसकी कोई मंतक समझ आए। और ANF तो ऑलरेडी सूबा सिंध में काम कर रही है। हमने अभी अपने मंशियात के कानून को तब्दील किया है, क्योंकि मंशियात में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब माशाल्लाह नई ड्रग्स आ गई हैं, आइस, कोकेन, ज़्यादा नाम पता होंगे PTI वालों को, मुझे नाम कम पता है। तो ये जो नए मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स आ गए हैं, इसका कानून अवेलेबल नहीं था। पिछले दिनों सिंध हुकूमत ने सिंध असम्बली से इसका नया कानून मंजूर कराया। मैंने खुद ख़त लिखा IG साहब को भी, DG रेंजर्स को भी,
और डायरेक्टर एएनएफ को भी कि हमने कानून साजी कर ली है आपको ताकतवर बनाने के लिए कि आप कार्रवाई करें, और उसके बाद आपको कार्रवाई होते हुए नज़र आई है। तो जो चीज़ें वज़ीर आज़म सोच रहे हैं ना अभी, जिसके ऊपर वो मशावरत कर रहे हैं लोगों के साथ, जो एक्सपर्ट्स हैं शायद ड्रग के बारे में, मंशियात के बारे में, वो तमाम इकदाम तो सिंध गवर्नमेंट उठा चुकी है। सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रही है। बहुत ही सवाल। जी जी बोले बोले बोले, पूछे 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 सर पूछे। मैं हाजिर सर, हाजिर। यार न्याजी है या ऐन है, ये मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सा इनका वजीफ़ा है कि बहुत सारे पीटीआई में लोग ना अपना नाम अब तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे यार मैं अपना नाम ऐन से स्टार्ट करा लूँ, शायद कुरा हमारे फेवर में भी निकल आए। तो मैं समझता हूँ कि कुरा जो है वो कारकर्दगी पे अगर निकलेगा तो ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों पर निकलेगा तो फिर यही होता रहेगा जो कि पिछले 3 साल में हुआ है। अगर 14 अगस्त को ये ग्रीन लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ मैं भी शौक में आ जाऊँगा। ये तो वो लोग हैं, देखें ये मंसूबा 2014 का है, 2014 से लेकर 2021 में आ गए और अभी तक ये मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं आज आपको ये पेशन गोई कर दूं, जब ये पुराना मंसूबा अपनी नाअहली की वजह से, वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से 7 साल के डिले के बाद इनॉग्रेट करने जाएंगे तो कहेंगे हमने कराची की खिदमत कर दी। मुझे बताएं कि कौन सा मंसूबा इन्होंने ख़ुद स्टार्ट किया और कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मंसूबा है तो मैं गलत हूँगा, ये दुरुस्त हो जाएंगे। सारे मंसूबे माजी की हुकूमतों के, ये माजी की हुकूमतों के काम के ऊपर अपने फीते लगाते हैं, अपने बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि अपने तो इनके काम माशाल्लाह 0/0 है। मेहरबानी सर, मेहरबानी, थैंक यू।